बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हम राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, राजस्थान का लगभग 58% भाग गर्म मरुस्थल है, जो राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है। ये सभी जिले अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी और उत्तरी भागों में स्थित हैं। इस मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं। यह रेगिस्तान पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध, हैदराबाद, खैरपुर, भावलपुर, मुल्तान और बलूचिस्तान जिलों में फैला हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित इस विशाल मरुस्थल को महान मरुस्थल कहा जाता है। थार के मरुस्थल में अधिकांश जमाव मोटे कणों वाली रेतीली मिट्टी का है। बालू मिट्टी वाले मरुस्थलों को अर्ग कहते हैं। बालू के अतिरिक्त थार के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर कठोर चट्टानी भाग हैं। चट्टानी मरुस्थलों को हमादा मरुस्थल कहा जाता है। जिन स्थानों पर पथरीला धरातल है और उन पर कंकड़ पत्थर, बजरी आदि का जमाव है, उन्हें रेग मरुस्थल या पेडिमेंट्स कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। अतः भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में इन्हीं अक्षांशों में शुष्क उपोष्ण प्रतिचक्रवातों का अवतरण होता है। आर्द्र समुद्री पवनों की संवहनी क्रिया मंद हो जाती है और वर्षा कम होती है। इन मरुस्थलीय कटिबंधीय क्षेत्रों में मध्य अक्षांशीय चक्रवातों और वाताग्रों का संचार भी नहीं होता, जिससे वर्षा हो सके। इसके अलावा निम्न अक्षांशों में उत्पन्न अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्रों में उत्पन्न निम्न वायुदाब केंद्रों की उत्पत्ति हो जाने से भी कम वर्षा होती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कम होने से शुष्कता बनी रहती है। वर्षा की कमी के कारण बहुत कम वनस्पति उत्पन्न होती है और मरुस्थलीय दशाएं बढ़ती जाती हैं। भारत में राजस्थान राज्य के अलावा पश्चिमी गुजरात राज्य में 20% क्षेत्र में मरुस्थलों का विस्तार है। इसी प्रकार पंजाब में 5%, हरियाणा में 4% क्षेत्र में गर्म मरुस्थल का विस्तार है। दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी अर्ध मरुस्थलीय दशाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 7% क्षेत्र में, कर्नाटक में 3% और महाराष्ट्र में 5% क्षेत्र में ऐसी दशाएं हैं। इन राज्यों में विस्तृत पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर कम वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्र जो वाष्पयुक्त पवनों की ओट में स्थित हैं, वे वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र का सीमांकन समवर्षा रेखा करती है। राजस्थान में 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग को पूर्ण मरुस्थल और 20 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा वाले रेखा के बीच वाले क्षेत्र को अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। मरुस्थलीय दशाओं के मापन के लिए वार्षिक वर्षा ही एकमात्र आधार नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति का नितांत कमी होती है। वनस्पति बहुत छितरी हुई और पेड़ पौधे भी दूर दूर होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति में छोटे छोटे बरसाती पौधे, कटीली झाड़ियाँ और दूर दूर उगे हुए छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ऐसी वनस्पति मरूदभिद कहते हैं। कम वनस्पति के कारण वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है और वायुमंडलीय आर्द्रता भी कम हो जाती है। इसलिए वर्ष के अधिकांश समय शुष्कता बनी रहती है। कम वनस्पति के कारण मरुस्थल में जैवपिंड, जिसे बायोमास कहते हैं, की बहुत कमी रहती है। भारतीय उष्ण मरुस्थल में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 5 टन वार्षिक कार्बन की उत्पत्ति होती है, जबकि देश के अन्य घास के मैदानों में यह उत्पत्ति 35 टन वार्षिक कार्बन प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। कृषि भूमि में यह औसत 150 टन और वन क्षेत्र में 250 टन कार्बन प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय भागों में दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होते हैं। बालुई मिट्टी के मोटे और ढीले कण दिन के समय शीघ्र ही
सूर्य की तापीय ऊर्जा का शोषण कर लेते हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है और रात के समय शीघ्र ही ऊर्जा का विसर्जन कर देते हैं, जिससे रात्रि के तापमान में भारी गिरावट आती है। अर्धमरुस्थलीय भागों में वनस्पति कुछ अधिक होती है। इनमें लंबी कठोर घास की उत्पत्ति अधिक होती है। इस कारण अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों को बहुधा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या सवाना भी कहते हैं। कॉपन और थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरणों के अनुसार भी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की जा सकती है। शुष्क मरुस्थलीय पर्यावरण तंत्र में आधारभूत भूमि संसाधनों की कमी होती है, जिसके कारण जनसंख्या और पशु जीवन निर्वहन करना कठिन होता है। इन संसाधनों में भूमि की उर्वरता, भूमिगत मिट्टी की आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, धरातलीय व भूमिगत जल संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति मुख्य हैं। राज्य के पूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में संपूर्ण जैसलमेर जिला तथा बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों के पश्चिमी भाग शामिल हैं। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र की सीमा सिरोही और पाली जिलों से गुजरती हुई अजमेर के पश्चिमी भाग तथा सीकर, झुंझुनू जिलों के पूर्वी भागों से गुजरती है। इस क्षेत्र में संपूर्ण गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर व जालौर जिले शामिल हैं। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र की सीमा पर अरावली पर्वतों के दक्षिण व पूर्वी भाग में उपांत मरुस्थलीय क्षेत्र स्थित है, जिसमें अर्ध मरुस्थलीय तथा उप आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु का सम्मिश्रण है। इस उपांत क्षेत्र में जयपुर, अलवर, टोंक, सिरोही जिलों के उत्तरी व पश्चिमी भाग शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बालू मिट्टी का जमाव पर्वतपदीय प्रदेशों में मौजूद है और जलवायु दशाओं में विषमता भी देखी जाती है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मैदानी भागों में मरुस्थलीय दशाएं नहीं पाई जाती। आइए अब राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति और उसका विस्तार के बारे में अध्ययन करें। थार के मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 59 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। इस मरुस्थल की दक्षिणी और पूर्वी सीमा अरावली पर्वत द्वारा निर्मित है। उत्तर और पूर्व में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की नदियों के मैदान थार मरुस्थल की सीमा बनाते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस मरुस्थल की उत्पत्ति क्वाटरनरी युग में अधिक से अधिक 50,000 वर्ष पूर्व हुई है। बाद में तापमान के बढ़ने, वर्षा और आर्द्रता की कमी, वनस्पति का अभाव, नदियों के जल सूख जाने से इस क्षेत्र में मरुस्थलीय दशाएं बढ़ती रहीं और यह शुष्क गर्म मरुस्थल बन गया। पिछले 10,000 वर्षों में इस क्षेत्र में मानव बसाव भी हो गया, जिससे कृषि, पशुपालन, उद्योग भी विकसित हुए। जन और पशु घनत्व धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे वन, घास के मैदान, धरातलीय एवं भूमिगत जल का अधिक दोहन होने लगा और इन प्राकृतिक संसाधनों में निरंतर गिरावट आती गई। बढ़ते मानव आवास के कारण मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। इन तथ्यों से साफ है कि मरुस्थलीय निर्माण की प्रारंभिक क्रिया प्राकृतिक थी, परंतु मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने की क्रिया में मानवीय कारक उत्तरदायी हैं, जिनमें कृषि व आवास के लिए वृक्षों और पशुओं के लिए चारागाहों को समाप्त करना, ईंधन, लकड़ी, पशुचारण के लिए प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास करना और जल संसाधनों का विवेकहीन दोहन करना मुख्य हैं। इन कारकों से वर्षा की अनियमितता, वर्षा की मात्रा में कमी, आकस्मिक रूप से तापमानों में वृद्धि या कमी, बाढ़ व सूखे का प्रकोप, कृषि भूमि का ह्रास आदि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। अनुमान किया जाता है कि प्लीस्टोसीन ह्यूमिक के अंतिम चरण तक आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व राजस्थान के पश्चिमी भागों में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म थी। जोधपुर जिले में बाप के समीप पाए गए हिम अपरदनकृत गोलाश्मी संस्तरों और पत्थरों से पता चलता है कि चौथे हिमयुग के अंतिम चरण में पश्चिमी राजस्थान में हिमाच्छादन हुआ था। इस प्रकार के हिमकृत निक्षेप पोखरण के पास, जैसलमेर जिले के चारों ओर तथा जैसलमेर जिले के अन्य भागों में मिलते हैं।
ऐसा अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 60 मीटर मोटी हिम परत का जमा हुआ था। इस हिमाच्छादन का केंद्र जैसलमेर नगर के आसपास ही था। हिमयुग के अंत में जब तापमान बढ़ने लगा और बर्फ पिघलने लगी तो सरिताएं उत्पन्न हुई। भूमि का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण अपवाद तंत्र उत्तर की ओर विकसित होता चला गया। इस कारण जैसलमेर के उत्तर में स्थित भगत का मंदिर क्षेत्र में हिम सरिता अपर्दन से जो भूदृश्य उत्पन्न हुए वे आज भी मौजूद हैं। बाद के उष्ण युग में तापमान के बढ़ जाने से नदियों और हिम निर्मित मिट्टी तेज गति वाली पवनों से उड़कर स्थानांतरित हो गई। इसलिए हिम सरिता निर्मित मिट्टी का जमाव आजकल दिखाई नहीं देता, परंतु बड़े बड़े हिम अपरदित पत्थर आज भी जो कि त्यों पड़े हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र में संभवतः परमो कार्बोनिफेरस युग जो कि 28 करोड़ से 34.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। उस हिमयुग में पृथ्वी के अन्य भागों के भी जैसे दक्षिणी अफ्रीका के नेटाल ट्रांसवेल प्रदेश में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत क्षेत्र में विशाल पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ था। परमो कार्बोनिफेरस युग में भी तेजी से जलवायु परिवर्तन हुए और अनुमान किया जाता है कि ये परिवर्तन महाद्वीप के विघटन और प्रवाह के कारण हुए हैं। भारत के छोटानागपुर पठार पर तरीचर क्षेत्र में भी हिमयुग से निर्मित गोलाशिम पत्थर और हिमकृत मिट्टी के जमा मिले हैं। यदि हम राजस्थान में खारे पानी की झीलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ें तो ज्ञात होता है कि थार मरुस्थल की उत्पत्ति पिछले 50,000 वर्षों में हुई है। इसके कुछ प्रमाण राजस्थान के खारे पानी की झीलों से प्राप्त होते हैं। राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, जिसके आसपास के क्षेत्र में प्री कैम्बियन युग की माइका सिस्ट, फेल्सपार, क्वार्टरजाइट और पेगमेटाइट खनिज युक्त पहाड़ियाँ हैं। इन अति प्राचीन चट्टानों पर नवीन क्वार्टरनरी युग में निर्मित रेतीली मिट्टी, कॉन्ग्लोमरेट, चीका मिट्टी और कैल्शियम युक्त खनिजों का जमाव है। सांबर झील के उत्तर में काजीपुरा के निकट वर्तमान शुष्क युग में पुनः सक्रिय हुए रेतीले मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। सांबर झील के चारों ओर विस्तृत मैदानी भागों में भी नवीन युग में निर्मित रेतीली टीलों और बालुई मिट्टी का बिछाव है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर भूवैज्ञानिकों का विचार है कि सांबर झील में लवणीय जल वर्तमान क्वार्टरनरी युग में ही एकत्रित हुआ है। इस झील के तट पर मीठे पानी में पाए जाने वाले समुद्री जीवों जैसे गैस्ट्रोपोड्स, पॉलीसीपोड्स और ऑस्ट्रोपोड्स के जीवाश्म 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नलियासर गांव तक पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि पिछले 10 से 20,000 वर्षों में सांबर झील में केंद्रोमुखी अपवाद तंत्र विकसित हुआ और दक्षिण पश्चिम में रूपनगढ़ और उत्तर पूर्व में मेंढा नदियां इस झील में आकर गिरने लगी। इन नदियों से ही खारे पानी का जमाव होता है। सांबर झील में केंद्रोन्मुखी अफवाह की उत्पत्ति संभवतः पश्चिमी राजस्थान में भू उत्थान के कारण हुई है। राज्य की सांबर और अन्य खारे पानी की झीलों की उत्पत्ति के संबंध में 1952 में गोडबोले ने भिन्न विचार प्रस्तुत किए। इनकी मान्यता थी कि मेसोजोइक महाकल्प में अरावली के पश्चिमी भाग में अरब सागर का विस्तार था। परवर्ती भूगर्भिक युगों में यह अरब सागरी शाखा भू उत्थान के कारण दक्षिण पश्चिम की ओर सरकती चली गई, जो वर्तमान में कच्छ की खाड़ी की सीमा बनाती है। सांबर झील एवं अन्य खारे पानी की झीलों इसी अरब सागरी शाखा के अवशेष हैं, परंतु राजस्थान की सभी खारे पानी की झीलों में पाए जाने वाले लवणों की भिन्नता को देखते हुए गोडबोले की परिकल्पना विज्ञान सम्मत नहीं लगती। हॉलैंड और क्रिस्टी ने 1909 में पचपत्रा खारे पानी की झील, जो कि बाड़मेर जिले में है, के बारे में प्रतिपादित किया कि इस झील में लवणों का जमाव कच्छ के रण में मौजूद लवण पदार्थों का उत्फूलन
वायु के माध्यम से होता रहता है। गर्मियों में वाष्पीकरण अधिक होने और तीव्र गति से पश्चिमी वायुधारा प्रवाहित होने के कारण लवण के कण वायुमंडल में मिश्रित होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते रहते हैं और पचपदरा व अन्य खारे पानी की झीलों में गिरते रहते हैं। परंतु बाद में भू रसायन विज्ञान और वायु गतिकी के अध्ययनों से मालूम हुआ कि इस कच्छ के रण से लवण पदार्थों का वायु प्रवाह संभव नहीं है। इसलिए ये विचार ऐतिहासिक महत्व के रह गए हैं। घोष ने 1964 में राजस्थान में खारे पानी की झीलों की उत्पत्ति के संबंध में यह माना कि पूरा वाहिकाओं के संगम स्थलों से हुई है। पिछले 10,000-12,000 वर्षों में राजस्थान में 3 आद्रयुग आए जिनमें वर्षा अधिक हुई और नदियों में अधिक जल प्रवाहित हुआ। इस कारण नदी प्रवाह क्षेत्रों और संगम स्थलों पर मिट्टी व लवण पदार्थों का अधिक जमाव हो गया। इससे नदियों का प्रवाह मार्ग कई जगह जलक्रांत हो गया। इन क्षेत्रों में लवणों का जमाव होने लगा। आदि युगों के अंतराल के समय में शुष्क युग आए जिनमें वर्षा कम हो गई और शुष्कता बढ़ने लगी। इन शुष्क युगों में नदियों का प्रवाह रुक गया और भूमिगत मिट्टी की परतों में केशिका क्रिया द्वारा लवण पदार्थ मिट्टी की ऊपरी परत पर इकट्ठे हो गए। आज भी आनुभाविक आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान की लवणयुक्त भूमि में सिंचाई करने पर लवण पदार्थ शीघ्र ही मिट्टी की ऊपरी परत पर इकट्ठे हो जाते हैं और भूमि को बंजर बना देते हैं। पश्चिमी राजस्थान के पेडिमेंटों का अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनके पर्वतपदीय प्रदेशों में पुरातन जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है। इस जलोढ़ मिट्टी का बिछाव आदि युगों में हुआ था। प्राचीन सरस्वती और दृष्टावती नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की घाटियों में भी पुरातन जलोढ़ मिट्टी के जमाव मौजूद हैं, जो उस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आदि युगों में वर्षा अधिक होने के कारण जलोढ़ मिट्टी का अधिक जमाव हुआ था। आदि युगों के बाद उत्पन्न हुए शुष्क युगों में केशिका क्रिया द्वारा भूमिगत लवण पदार्थ ऊपरी सतह पर एकत्रित हो गए, जिनसे कैल्शियम युक्त कंकरों की उत्पत्ति हुई। आज इन कैल्शियम युक्त कंकरों की परत, जिन्हें कंकरपान कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 7 से 200 मीटर की गहराई पर पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में कंकरपान की गहराई 5 से 15 मीटर तक है। इन कंकरपान परत की रचना संभवतः 28 से 30,000 वर्ष पूर्व शुष्क युग में हुई थी। यह शुष्क युग आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। होलोसीन युग की शुष्क अवधि में 10,000 वर्ष पूर्व तक वायु अपरदन क्रियाएं अधिक और जल अपरदन क्रियाएं कम हुई। इस शुष्क युग में रेतीली मिट्टी का बिछाव, बालुई मिट्टी के टीलों का निर्माण, पर्वत श्रृंखलाओं और इंसलबर्ग पहाड़ियों पर पवन अपरदन आदि क्रियाएं हुई। रेतीली मिट्टी के बिछाव के कारण पूरा वाहिकाओं का मार्ग बाधित हो गया और खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ। वनस्पति कम हो गई और वायुमंडल में शुष्कता बढ़ती चली गई। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी और वनस्पति के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दूसरा आदियुग आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। लगभग 3800 वर्ष पूर्व तक वह समाप्त हो गया। इस आदियुग में नदियों के जल प्रवाह पुनः आरंभ हो गया, जिससे नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। यह मिट्टी मरुस्थलीय नदियों के तटीय भागों में आज भी विद्यमान है। इस आदियुग में रेत के टीलों पर वनस्पति उत्पन्न हुई, जिससे ये टीले स्थायी बन गए। रेतीले मैदानों में जल प्रवाह के कारण अवनालिका और शूद्र सरिता अपरदन हुआ। द्वितीय आर्द्रयुग के बाद लगभग पहली शताब्दी ईसा बाद तक शुष्क युग रहा, जिससे पश्चिमी राजस्थान की झीलों में लवणों का जमा हुआ। परिणामस्वरूप ये झीलें खारी पानी की झीलों में परिवर्तित हो गई। परंतु कच्छ की खाड़ी का निर्माण अरब सागर के अतिक्रमण के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है।
इन सभी अध्ययनों से ज्ञात होता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में पिछले 50,000 वर्षों में अनेक बार जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जिसके प्रतिफल में से वर्तमान मरुस्थल का स्वरूप निर्मित हुआ है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति क्वाटरनरी अपरदन क्रियाओं द्वारा हुई। इसके परिणामस्वरूप रेतीली मिट्टी का विस्तार, खारे पानी की झीलों और अपर्दित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई है। धन्यवाद।